हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो बेटा, हम जो पढ़ रहे थे गैसों की दरों में विलेयता पढ़ रहे थे, उसका लास्ट जो फैक्टर था वो रह गया था हमारा दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव इसे ही कहते हैं हम हेनरी का नियम। क्या होता है हेनरी का नियम? बहुत सीधा नियम है। जैसे देखो, आप ये बात समझो, इसमें क्या होता है बेटा कि कोई भी जो गैस होती है उसको द्रव में घोला जाता है। मोटी बात ये ध्यान में रखना है। और वो किस तरह घुले, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मान लो मेरे पास कोई पात्र है, ये पात्र है, इसमें लिक्विड है या द्रव मानो या जल, किसी कुछ भी मान सकते हो। और मुझको इसमें यहाँ पे जो गैस भरी हुई है CO2 गैस, उस गैस को घोलना है। तो उस गैस को घोलने के लिए मैं क्या करूँगा? प्रेशर बढ़ाऊँगा, दाब बढ़ाऊँगा। तो मान लो ये मैंने इसका पिस्टन लगा रखा है, यहाँ पे CO2 गैस डाल रखी है, और इस CO2 गैस को इस द्रव में घोलने के लिए मैं इस पिस्टन को ऊपर से दबाऊँगा, यानी प्रेशर बढ़ाऊँगा। तो ये गैस इस द्रव में घुलने की कोशिश करेगी, घुलना चाहेगी। ऐसा क्यों होता है? अब ये जो बात है, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो गैसें होती है कुछ मोल अंश है उनका, तो दाब बढ़ाते हैं तो उसका मोल अंश भी बढ़ जाता है। जो पदार्थ है, जो गैसें हैं, उनका मोल अंश भी बढ़ जाता है। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। लिखो बेटा, जैसे जब किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो दाब बढ़ाते हैं। दाब बढ़ाते हैं तो गैसों की द्रव में घुलनशीलता बढ़ती है। गैसों की क्या होगा बेटा? द्रव में घुलनशीलता बढ़ती है या विलेयता बढ़ती है, क्योंकि गैसों के मोल अंश बढ़ते हैं। गैसों के मोल अंश बढ़ते हैं। ठीक बात है। गैस को मुझे द्रव में घोलने के लिए मैंने प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाने की वजह से गैसों की द्रव में घुलनशीलता बढ़ गई, क्योंकि गैस का मोल बढ़ गए, गैस के मोल अंश बढ़ गए। और वो गैस जिसका मोल अंश ज़्यादा है वो ज़्यादा घुलेगी, उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो उसके मोल अंश भी ज़्यादा होंगे, तो वो घुलेगी भी ज़्यादा। तो अब मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ कि स्थिर तापमान पर, अतः स्थिर तापमान पर स्थिर तापमान पर स्थिर तापमान पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता और विलेयता एक ही होती है बेटा। द्रव में घुलनशीलता गैस के द्वारा लगने वाले दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। ठीक बात है। देखो बेटा, तो ये इसका मतलब हुआ कि जो गैस की द्रव में घुलनशीलता है उसको मैं m बोल देता हूँ यहाँ।
और जो गैस के द्वारा लगने वाला दाब है वो क्या हुआ बेटा, प्रेशर हो गया। तो ये इक्वेशन अपने पास आ गई। और यदि इस इक्वेशन को मैं हटाता हूँ यहाँ से, तो क्या करूँगा, एक स्थिरांक लाऊंगा और उस स्थिरांक को मैंने के लिख दिया। तो ये इक्वेशन अपने पास यहाँ आ गई। तो ये क्या है बेटा, द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा। और ये क्या है, साम्य पर गैस का दाब। और यह क्या है बेटा, स्थिरांक या गैसीय स्थिरांक, गैसीय स्थिरांक, या इसको ऐसे लिखो, साम्य स्थिरांक लिखो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, साम्य स्थिरांक। अब ये स्थिरांक साम्य क्यों लिख रहे हैं बेटा, इसे भी देख लो कि जब गैस का दाब बढ़ेगा तो वो द्रव में घुलनशीलता बढ़ेगी, लेकिन एक एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये जो घुलनशीलता और जो घुलनशीलता नहीं है वो द्रव और गैस दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा, बराबर साम्य में आ जाएगी। घुलनशीलता बराबर में रुक जाएगी, यानी चलती रहेगी मंद गति से, यानी उसे ही बोल देते हैं साम्य। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, साम्य में आ गई चीज़, तो इसे बोल रहे हैं साम्य स्थिरांक। ठीक है, साम्य पर गैस का दाब। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब लफड़ा है जो हमारा वो है कि मोल अंश का हमसे यहाँ क्या मतलब है। मोल अंश को किसने समझाया, सबसे पहले डाल्टन ने कहा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, आगे मैं डाल्टन का नियम समझाता हूँ। डाल्टन कहता है या डाल्टन के अनुसार, अकॉर्डिंग, किसी गैस की द्रव में विलयता या गैस के मोल अंश। देखो बेटा, डाल्टन ने क्या कहा है कि गैस की जो द्रव में विलेयता है उसे ही गैस के मोल अंश कहा है। विलेयता कोई क्या कह रहा है, मोल अंश कह रहा है। किसी गैस की द्रव में विलेयता या मोल अंश गैस के द्वारा लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक बात है। मतलब क्या बात है, गैस की द्रव में विलयता, गैस के मोल अंश या तो विलेयता या गैस के मोल अंश, और गैस के द्वारा लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी कि ये बात किसने बताई, सबसे पहले डाल्टन ने बताया। अब हेनरी ने कुछ नहीं किया, जो डाल्टन का नियम था उसी को आगे बढ़ाया था और कुछ नहीं किया था हेनरी ने। तो आगे मैं लिख सकता हूँ डाल्टन के नियम को
हेनरी ने आगे बढ़ाते हुए कहा, आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलयता उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होती है। तो यही बात हेनरी ने बोली, यानी कि क्या बोली, वही P समानुपाती X। इस नियम को आगे बढ़ाता है ये, किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलयता उस विलयन में उपस्थित द्रव में घुलनशीलता या विलयता उस विलयन में उपस्थित विलयता घुलन, या इसको ऐसे करो बेटा, घुलनशीलता या विलयता में लगने वाला गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती। किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलयता में लगने वाला गैस का आंशिक दाब उस विलयन में, और लिख लो यहाँ, उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक बात है। अब मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, इस समानुपाती छीन हटा देता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, KH आ जाएगा, और ये लिख दिया मैंने X। ये क्या है, गैस का आंशिक दाब। ये क्या है बेटा, हेनरी स्थिरांक। और ये क्या है, गैस के मोल अंश। ये बात हमारे पास आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, KH बराबर P/X। ये हो गया। P क्या है, P की इकाई एटमॉस्फेयर, बार, पास्कल, ये इनकी इकाई होती है। एटमॉस्फेयर प्रेशर की सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी इकाई। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है बेटा 1.013 बार। ठीक है। और एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ हो, तो इसे बोल देते हैं पास्कल। ये आपको न्यूमेरिकल बनेगा बेटा यहाँ से, उसमें काफ़ी मदद करेगा। अब यदि मैं इस प्रेशर और मोल भिन्न में, ये क्या है, इसके विपरीत है, मोल भिन्न के विपरीत है कौन, KH। हेनरी स्थिरांक किसके विपरीत है, मोल अंश के विपरीत है। तो इसमें जो ग्राफ आता है वो ग्राफ आएगा बेटा, देखो ये X, ये P, यहाँ पे आया KH।
इसको क्या बोल रहे हैं अपन, के एच। और के एच होता है जो पिक्स वैल्यू होती है, जो सभी गैसों के लिए अलग अलग निकल के आता है और किसी से भी प्रभावित नहीं होता, केवल टेम्परेचर से प्रभावित होता है। और टेम्परेचर से प्रभावित को देखने के लिए अपन को ग्रेजुएशन में जाना पड़ेगा, इतनी बड़ी बात। पिक्स, पिक्स मान होता है जो केवल ताप के द्वारा, इतना सा याद रखो कि केवल ताप के द्वारा प्रभावित होता है, ताप के द्वारा प्रभावित होता है। स्टार डाल के एक लाइन लिखो, के एच सभी गैसों के लिए, सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है। ठीक बात है। तो क्या पढ़ा हमने बेटा, शुरू में क्या पढ़ा था कि कोई भी गैस है, उस गैस को हम उस द्रव में घोलना चाह रहे हैं, तो उस गैस को जैसे ही द्रव में घोलेंगे तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर लगाएंगे तो उस गैस के मोल अंश बढ़ेंगे। तो हमने कहा कि जब हम किसी भी जो गैस है उसको द्रव में घोलते हैं तो दाब बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में घुलनशीलता बढ़ती है, जिससे मोल अंश बढ़ जाते हैं। अतः स्थिर ताप पर गैस की घुलनशीलता उसके गैस के द्वारा लगने वाले दाब के समानुपाती होती है, यानी कि m समानुपाती प्रेशर होता है, जिसको हमने हटाया और उसका स्थिरांक लगाया। फिर डाल्टन आया, डाल्टन ने जो विलेयता थी, घुलनशीलता थी, गैस की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता थी, उसे मोल अंश बोल रहा है वो, और उसने मोल अंश को ही उस गैस के द्वारा लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती बताया। फिर हेनरी ने इस नियम को आगे बढ़ाते हुए इस बात का सत्यता के साथ प्रूफ दिया कि वास्तव में ही कोई भी गैस होती है जिसको यदि द्रव में घोला जाए या तो उससे विलेयता या घुलनशीलता उस गैस के द्वारा लगने वाले आंशिक दाब और उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होती है, जिसका यह हमने यहाँ पे डिटेल स्टडी की। ठीक है बेटा, अगला हेडिंग डालो आप, हेनरी के अनुप्रयोग। हेनरी के अनुप्रयोग। हाँ तो बच्चों, जो हेनरी ने अनुप्रयोग बताए हैं उनको अपन देख लेते हैं कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ काम आती है। जैसे आप एक बात ये सुनो, जितने भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनमें CO2 की मात्रा मिलाई जाती है और CO2 की मात्रा उसमें घोली जाती है, ताकि जो पेय पदार्थ होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह वो ठंडी रहे। इसलिए कोल्ड ड्रिंक को जल्दी पी लेना चाहिए गिलास में डालते ही, क्योंकि जब तक उसमें CO2 है, यानी उसे टेम्परेचर कम रखा गया है, तो उसमें CO2 अच्छी तरह घुली हुई है, और अच्छी तरह घुली हुई है तो हमको स्वाद में भी अच्छी लगेगी। और यदि टेम्परेचर बढ़ गया, कोल्ड ड्रिंक गर्म है, तो वो स्वाद में हमको अच्छी नहीं लगती। तो वो स्वाद किसकी वजह से आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक अच्छी किसकी वजह से लग रही है, CO2 की विलेयता की वजह से, क्योंकि उसमें CO2 है जो अच्छी तरह घुलनशील है। तो जो भी CO2 होती है उसको कोल्ड ड्रिंक पदार्थों में मिलाने के लिए उसे हाई प्रेशर में उनकी पैकिंग की जाती है, यही कारण है उसका। दूसरा कारण यदि अपन देखते हैं तो जो समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर जब अपने साथ ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लेके जाते हैं तो उसमें हीलियम मिलाई जाती है। अब वो क्यों मिलाई जाती है, इसका कारण सुनो आप। क्योंकि जब गोताखोर समुद्र में गहराई में उतरते हैं तो उनके ऊपर क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। अब प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, जो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, वो शरीर में रक्त में घुल जाती है। रक्त में घुलने से क्या होता है, जब विलेयता बढ़ जाती है, शरीर में रक्त घुलेगा तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। और जब वो समुद्र से गोताखोर गहराई से बाहर आते हैं, सतह पर आते हैं, तो उनकी जो वो बढ़ी हुई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है
वो अचानक बाहर आने की कोशिश करती है, यानी कि शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो उनकी जो सेल्स होती है, बॉडी की कोशिकाएं होती है, उनमें बैंड्स पड़ जाते हैं, ऐंठन आ जाती है। और वो ऐंठन इतनी खतरनाक होती है कि गोताखोर की मृत्यु तक संभावित होती है। इस कारण जो वो N2 और ऑक्सीजन वाला सिलेंडर है, उसमें हम हीलियम गैस की कुछ मात्रा मिला देते हैं, इतनी सी मात्रा मिलाते हैं कि सामने विपरीत दिशा की ओर चले जाए, तो इतनी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन शरीर में प्रवेश नहीं कर सके। अब जो वो ऐंठन आती है उसे हम बैंड्स कह देते हैं। तो इसीलिए हम जो अनुपात रखा जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हीलियम, इनको एक निश्चित अनुपात में सिलेंडर में मिलाकर गोताखोर को भेजा जाता है। ठीक बात है। इसके अलावा एक बात और आती है, इसका उल्टा अगर आप देखा जाए तो जब ये पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, वो लोग जब आप भी अगर आम इंसान भी अगर ऊंचाई पे जाएगा तो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से क्या होती है, जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन ब्लड में घुली रहती है, उस ऑक्सीजन की विलेयता घट जाती है ब्लड में धीरे धीरे। और विलेयता घट जाएगी तो मस्तिष्क को क्या होती है, ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, जिससे इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन, उल्टी, चक्कर आना, ऐसी क्रियाएं देखने को मिलती है। उसकी याददाश्त नष्ट हो जाती है ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। तो ये जो बीमारी हो जाती है उसको एनोक्सिया रोग कहा जाता है। किसकी कमी से हुई है, ऑक्सीजन की कमी से हुई है। और ऑक्सीजन कम क्यों घुली, कि वहाँ प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने से बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह धीमा हो गया, मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इसी कारण से उसे एनोक्सिया रोग का शिकार होना पड़ता है। तो इनको भी देख लेते हैं क्या लिखा है, अपन ने इधर इसे भी पढ़ के देख लेते हैं। देखो सुनो बेटा, क्या है ये, इसे अच्छी तरह और देख लेते हैं। देखो इधर हमने लिखा है शीतल हेनरी का प्रथम जो अनुप्रयोग वो है शीतल पेय पदार्थों में CO2 को गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए हाई प्रेशर पर पैकिंग की जाती है। किस पर की जाती है बेटा, हाई प्रेशर में। किसको, CO2 को। किसकी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में। दूसरा जो हमने पॉइंट लिखा है वो लिखा है गोताखोर जब समुद्र में गहरे जल में की ओर जाते हैं, गहरे जल की ओर उतरते हैं, गहराई में जाते हैं मतलब गहरे जल की ओर जाते हैं, तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाता है, जिससे गैसों की रक्त में विलेयता भी बढ़ती जाती है, जिससे गैसों की रक्त में विलेयता भी बढ़ती जाती है। और जब ये गोताखोर समुद्र की सतह की ओर आते हैं तो प्रेशर कम होने लगता है, जिससे क्या होता है बेटा, रक्त में घुली हुई गैसें पुनः वापस निकलने की कोशिश करती है, वापस निकलती है, जिससे शरीर में ऐंठन आ जाती है कोशिकाओं में, जिसे बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। यह प्रक्रिया इतनी घातक होती है कि गोताखोर की मृत्यु तक संभावित है इसमें। यही कारण है कि जब गोताखोर समुद्र में गहराई में जाते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हीलियम मिली हुई गैस सिलेंडर को साथ लेकर जाते हैं। ठीक बात है। सिलेंडर में जो गैसों का अनुपात होता है वो निम्न होता है, जिससे क्या होता है, सामने दूसरी तरफ चला जाएगा। और यह हीलियम है, सॉरी H2 नहीं है बेटा, यहाँ हीलियम है। ये कितनी मिलाई जाती है, 11.7%। और N2 56.2%। और जो ऑक्सीजन होती है वो 32.1% होती है। इसी तरह अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट यदि अपन पढ़ें तो इसमें क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है जस्ट। देखो इसी तरह जब पहाड़ों पर जाते हैं, कौन जाएगा पहाड़ों पर, व्यक्ति, तो वायुमंडलीय दाब घटता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वायुमंडलीय दाब क्या हो रहा है बेटा,
घट रहा है, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है, जिससे O2 गैस की रक्त में विलेयता घटती है और जिससे जितनी बीमारियां होती है इंसान में उसे एनोक्सिया रोग कहा जाता है। ठीक बात है। आगे देख लेते हैं हेनरी की कुछ सीमाएं हैं जहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, उनका पालन करना ज़रूरी होता है। तो उनमें देख लो, प्रेशर यानी कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब क्या नहीं होना चाहिए बेटा? बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। गैसों की विलेयता विलायक में कम हो, यानी जो गैस की विलेयता है जो वो सॉल्वेंट में मिलाएंगे वो भी विलयशील कम होनी चाहिए, अर्थात विलयन तनु होना चाहिए, हल्का विलयन होना चाहिए। जो विलयन बनाओगे वो गैस विलायक से गाढ़ा रहेगा तो घुलेगा। गैस विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करना चाहिए, यानी कि आयनों में नहीं टूटना चाहिए, संगुणित नहीं होना चाहिए। तो ये बात हुई हमारी गैसों की द्रव में विलयता की। अगला जो टॉपिक है वो होगा हमारा लिक्विड में लिक्विड की घुलनशीलता या विलयता देखेंगे बेटा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।